हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बाइट टू ब्रेन में एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम एचटीएमएल के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला हमारा कमेंट हो गया। हम देखेंगे कि कमेंट्स का एचटीएमएल में क्या रोल होता है और ये किस तरीके से एचटीएमएल में काम करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। फिर हम बात करेंगे केस सेंसिटिव के बारे में। हम देखेंगे कि क्या एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं है। अगर है तो ये किस तरीके से काम करता है, क्या होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। फिर हम इंस्पेक्ट टूल्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंस्पेक्ट टूल्स क्या होते हैं, एचटीएमएल में इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये हमारे प्रोग्रामिंग जर्नी को ईजी बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे एम्प्टी टैग्स के बारे में। कुछ हमारे पास में एम्प्टी टैग्स होते हैं एचटीएमएल में। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके के टैग्स को हम एम्प्टी टैग्स बोलते हैं और उन एम्प्टी टैग्स का हमारे प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा वाइट स्पेसेस। जैसे हम कभी अपने एचटीएमएल के कोई टैग्स में कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो उन कंटेंट के बीच में अगर हम कोई स्पेसेस छोड़ रहे हैं तो क्या ब्राउज़र हमारा उन स्पेसेस को काउंट करता है या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है एट्रीब्यूट्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कुछ और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट को डिटेल से पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि कमेंट क्या होते हैं और इन कमेंट का हमारी रियल लाइफ में, हमारे प्रोग्रामिंग लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो अगर हम कमेंट की बात करें तो कमेंट एक नोट या एक्सप्लेनेशन के जैसे होता है, जो हमारा ब्राउज़र इन कमेंट्स या नोट्स को रीड नहीं करता, इनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब इन कमेंट का यूज़ क्या होता है। कमेंट का यूज़ ये होता है कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ कमेंट छोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पीछे से कोई और डेवलपर, उसी हम सिंगल पर्सन नहीं होते किसी कंपनी में जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। बहुत से डेवलपर आते हैं, बहुत से डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ताकि जब कभी भी वो उस कोड को पढ़े तो उनको उस कमेंट के थ्रू, उस नोट के थ्रू पता चल जाए कि इस कोड में चल क्या रहा है। सेकंड चीज़ की कभी कभी हम खुद अपने प्रोग्राम को नहीं समझ पाते कि हमारे प्रोग्राम में क्या लॉजिक्स चल रहे हैं। जब हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। अब कमेंट का जो किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन मार्क हाइपन हाइपन के थ्रू उसको शुरुआत करते हैं उसकी, और फिर उसकी क्लोजिंग करते हैं हाइपन हाइपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज से। और उसके बीच में ये कुछ इस तरीके से हम कंटेंट को ऐड करते हैं, दिस इज़ ए कमेंट इन एचटीएमएल। तो इस तरीके से हम अपने कमेंट को डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो उसके लिए हमें अपने वीएस कोड पर चलना होगा। यहाँ पर हमारे पास में कुछ लाइन ऑफ कोड है जिसमें से हमने ये एक H1 टैग लिया है और इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट डाल रखा है, जैसे वेलकम टू बाइट टू ब्रेन। फिर दिस इज ए पैराग्राफ फॉर प्रैक्टिकल, और यहाँ पे हमारे पास में है दिस इज द मेन हेडिंग ऑफ पेज एंड सेकंड इज की दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमेंट। अब इसको अपने ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैंने अपने ब्राउज़र पे इसको रन किया तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा कमेंट वाला पार्ट था वो ब्राउज़र पे दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा है, ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इस तरीके से कमेंट हमारे काम करते हैं। हम उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने प्रोग्राम पर नोट छोड़ सकते हैं। तो ये यूज होता है कमेंट का। अब हम बात करते हैं केस सेंसिटिव के बारे में और देखते हैं कि क्या HTML केस सेंसिटिव है या नहीं है, और अगर केस सेंसिटिव है तो इस केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ये किस तरीके से काम करता है प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम केस सेंसिटिव की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो, अगर उनको हम चाहे अपर केस में लिखे चाहे लोअर केस में लिखे,
वो उनका सेम ही रिजल्ट ब्राउज़र देता है। वो इस चीज़ पे लोअर केस या अपर केस को वो अलग अलग रीड नहीं करता ब्राउज़र, उन दोनों को वो सेम ही ट्रीट करता है। जैसे कि हमारे पास में कैप्स में HTML टैग है और एक स्मॉल में HTML टैग्स है। तो जब हम इसको प्रोग्राम में रन करेंगे, चाहे हम कैप्स में HTML को लिखें चाहे हम स्मॉल में HTML को लिखें, ब्राउज़र दोनों की मीनिंग को सेम समझेगा। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कैपिटल लेटर, अपर केस और लोअर केस स्मॉल लेटर की मीनिंग अलग होती है, एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो इसको हम प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि किन चीज़ों को यूज़ करने से बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, किन को यूज़ करने से बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम अपने VS कोड पर चलते हैं। मैं अपने VS कोड पे आ चुकी हूँ। ये हमारे पास में पीस ऑफ कोड है जिसमें से हमने एक कैप्स H1 लिया है जो कि अपर केस में है और स्मॉल H1 लिया है जो कि जिसको हम लोअर केस कहेंगे। अब इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट ब्राउज़र में क्या आएगा। क्या ब्राउज़र इन दोनों को सेम ट्रीट करेगा या फिर अलग अलग ट्रीट करेगा। तो जब हम इसको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं तो हमने देखा कि उसके लिए दोनों सेम ही हैं, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है, किसी भी प्रकार का वो एरर नहीं देगा, किसी भी प्रकार से उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, वो दोनों को सेम ही ट्रीट करेगा। अब जैसे मान लो अगर मैंने इसको क्या किया, स्मॉल H1 कर दिया, ठीक है, एंड सेव करके हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो ये देखो उसके लिए सब चीज़ें सेम ही चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्या हमारे जो है वो केस सेंसिटिव काम करते हैं। अब जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पैराग्राफ हमने क्या लिया, एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में हमने डाला कि दिस इज़ लोरियम, डाल के देख लेते हैं। लोरियम एक वर्ड आता है जिसके क्लिक पर, जिसके एंटर पर हमारे पास में ढेर सारा टेक्स्ट वो हमें दे देता है टेस्ट करने के लिए। तो अब इसको सेव करके चलते हैं, देखते हैं, तो ये हमारे पास में लोरियम आ गया। अब सेम चीज़ को हम अगर अपर केस के पैराग्राफ में करके देखते हैं तो देखते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे मैंने इसके टैग को अपर केस पे लिखा और इसको सेव करके देखते हैं, जैसे हमने इसको अपर केस पे किया और इसको हम सेव करके देखते हैं, तो हमारे ब्राउज़र में सेम चीज़, सेम इफ़ेक्ट होगा, वो अलग अलग उसको ट्रीट कर ही नहीं सकता। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही हो। अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है और हमें किन को यूज़ करना चाहिए। क्या हमें अपर केस को यूज़ करना चाहिए, क्या हमें लोअर केस को यूज़ करना चाहिए। तो जो केस सेंसिटिव होती है उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये जो लोअर केस है उसको आप ज़्यादातर यूज़ करिए, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और जो आपका प्रोग्राम है उसकी रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो HTML5 का स्टैंडर्ड है, जो HTML5 वर्जन है, वो भी लोअर केस को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए लोअर केस को ही सजेस्ट करना चाहूँगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंस्पेक्ट टूल्स, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट डिबग करने में हेल्प करेगा। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो ये मस्ट हैव स्किल्स है जो आपके डिबगिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी और फास्ट बना सकती है। तो चलिए बात करते हैं इंस्पेक्ट टूल्स के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। इंस्पेक्ट टूल्स एक ब्राउज़र का इनबिल्ट इन फीचर है जो हमें किसी भी वेब पेज का HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल और जावा स्क्रिप्ट एरर्स देखने और मॉडिफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इसे रियल टाइम में कोड एनालिसिस, डिबग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आपके पास किसी वेबसाइट में कोई बटन या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी बटन का टेक्स्ट ही चेंज करना चाहते हैं, तो इंस्पेक्ट टूल से आप बिना कोड एडिट किए लाइव चेंजेस देख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इंस्पेक्ट टूल्स को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट लिया है फ्लिपकार्ट का और इसी पे हम उसका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि किस तरीके से इंस्पेक्ट टूल्स काम करता है। हम अपने प्रोजेक्ट पे भी देख सकते हैं, बट इसमें ये
प्रोजेक्ट में सारी चीज़ों का यूज़ है तो थोड़ा अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। इसमें CSS भी यूज़ है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ है और HTML भी यूज़ है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल लगेगी। और हमारे प्रोजेक्ट में अभी मैं जिस पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें सिर्फ HTML ही यूज़ है, इसलिए मैं आपके लिए ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट लेके आई हूँ और इसी पे हम प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम इंस्पेक्ट टूल्स कैसे ओपन करेंगे। तो इंस्पेक्ट टूल्स ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में आप देखोगे सबसे नीचे बॉटम में आपके पास में एक इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे ओपन करेंगे तो आपके लिए एक डेवलपर टूल्स का पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये हमारा HTML पार्ट होता है और ये हमारा CSS पार्ट होता है। जो डेवलपर पैनल होता है इसके अंदर हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं, उसमें लाइव चेंजेस कर सकते हैं और किसी भी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला पैनल है वो है एलिमेंट। एलिमेंट पार्ट वो होता है जहाँ से हम अपने जो हमारा HTML का कोड होता है उस HTML के कोड को हम इस एलिमेंट वाले पैनल से देख सकते हैं। उसमें उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें इस पार्ट का कोड देखना है तो इस पार्ट का हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जिस भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास में उस पार्ट का कोड हमें दिख जाएगा। इस सेक्शन में हमने क्लिक करा तो ये पार्ट हमारे लिए हाईलाइटेड हो गया कि इसका कोड यहाँ पे दिख रहा है। अब लेट सपोज हमें यहाँ पे लाइव चेंजेस करना है। मान लो मुझे लॉगिन जो बटन है इस पर हमें लाइव चेंजेस करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो ये हमारा लॉगिन वाला पार्ट दिख रहा है। तो लेट सपोज मैंने इसमें डाल दिया साइन इन। जैसे ही मैंने इसमें साइन इन डाला और एंटर प्रेस किया तो ये देखो बटन का जो टेक्स्ट है वो कैसे चेंज हो गया, लाइव चेंज हो गया। अब ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब इससे तो हम सारी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लाइव में चेंजेस होगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपका चेंज जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये सिर्फ लाइव चेंजेस में आप करके उसको देख सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है हमारे पास में स्टाइलिंग का सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास में CSS से रिलेटेड स्टाइलिंग की चीज़ें हमें दिख जाएगी। इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो कंसोल का पार्ट है। कंसोल के अंदर हमें जावा स्क्रिप्ट के जो भी API कॉलिंग का जो भी एरर्स वगैरह होते हैं वो देखने को मिल जाता है। यहीं से हम कमांड चला के अपने जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करते हैं और जो भी हमारे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में एरर्स होते हैं उनको हम यहीं पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास में एक नेटवर्किंग टैब होता है जिसके अंदर हमारी API से रिलेटेड जो भी उसकी स्पीड, उसका टाइम, जो भी चीज़ें API से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी के लिए आपको बस बेसिक डिटेल दूंगी मैं इसका, फिर डिटेल में हम तब पढ़ेंगे नेटवर्किंग टैब को जब भी हम अपना जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम, जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक हमारे पास में एप्लीकेशन टैब होता है। एप्लीकेशन टैब में क्या होता है, एप्लीकेशन टैब में हो गया लोकल स्टोरेज, हो गया सेशन वगैरह, हो गया कुकीज़ वगैरह, हो गई, ये सारी चीज़ें हमें लोकल स्टोरेज के अंदर ये सारी चीज़ें हमें एप्लीकेशन टैब के अंदर देखने को मिलती है। और ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से हम अपने जो भी हमारी वेबसाइट्स है उसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मल्टीपल डिवाइसेस में हम चलाकर इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से यहाँ हम उसको देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है iPhone 14 Pro Max, इसको हम देख सकते हैं। iPhone SE के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी। इसके अंदर हम फिर यहाँ पे अगर iPad के अंदर देखना चाहें तो अगर iPad mini के अंदर देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा। तो यहाँ से हम अपने वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग लैपटॉप वगैरह में सही से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये हमारा था इंस्पेक्ट टूल्स। इस तरीके से हमारा इंस्पेक्ट टूल्स काम करता है, इस तरीके से हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं एम्प्टी टैग्स के बारे में और देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं और इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एम्प्टी टैग्स की बात करें तो एम्प्टी टैग्स वो HTML एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग्स नहीं होता और जो खुद में ही कंप्लीट होते हैं। ये किसी भी एक्स्ट्रा कंटेंट या चाइल्ड एलिमेंट को होल्ड नहीं करते। हमारे पास में कुछ एम्प्टी टैग्स है, जैसे एक हमारा BR टैग है। ये ब्रेक लाइन के लिए इंडिकेट किया जाता है, इसको हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेकंड है HR टैग। HR टैग का यूज़ हम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। हमारे पास में मेटा टैग्स है जो मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये मेटा टैग्स होते हैं। इमेज के अंदर हम इमेज को स्टोर करते हैं, इमेज टैग्स होते हैं। लिंक्स के अंदर हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और ये हमारा इनपुट टैग है। ये भी जो है एम्प्टी टैग्स होता है, बट इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैग्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम BR टैग को डिस्कस करेंगे, फिर हम HR टैग को डिस्कस करेंगे, फिर हम मेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, इमेज को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को एक एक करके हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो उसके लिए हम अपने VS कोड पे आते हैं। अपने VS कोड में सबसे पहले अगर लेट सपोज हमारे पास में ये एक बड़ा सा कंटेंट है। अभी इस कंटेंट को अगर हम अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे ब्राउज़र पे ये हमको कंटेंट दिख रहा है, पैराग्राफ। मैं चाहती हूँ इसमें ब्रेक लाइन ऐड करना चाहती हूँ, BR एम्प्टी टैग का यूज़ करना चाहती हूँ इस कंटेंट के अंदर। तो ये हमारा बड़ा सा कंटेंट है। अब इसके अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे फुल स्टॉप के आगे BR टैग का यूज़ करना चाहती हूँ, लाइन ब्रेक देना चाहती हूँ। तो जैसे मैं BR टैग का यूज़ करके सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ब्रेक इसको मिल गया और ये ऊपर से हट के ये नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक टैग जो है वो यूज़ होते हैं। और अब हम सेकंड जो हमारा एम्प्टी टैग्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग की हम बात करते हैं। मान लो मुझे HR टैग इसके नीचे देना है, ये जो हमारा H1 हेडिंग है, दिस इज अपर केस, इसके नीचे हमें HR टैग देना है। तो जैसे मैं HR टैग दूंगी इसके नीचे तो हमारे पास में, अब इसको मैं सेव करके देखती हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा आपको इसके जस्ट नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से HR टैग का यूज़ होता है। फिर जैसा हमने देखा था मेटा टैग्स भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये भी एम्प्टी टैग होता है, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसके अंदर हम मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास में लिंक होते हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स को यूज़ करके हम अपने वेबसाइट में शो करा सकते हैं। तो ये होता है लिंक टैग का काम और ये भी एम्प्टी टैग होता है। फिर हमारे पास में इनपुट होते हैं। इनपुट को हम तब पढ़ेंगे जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे। बस अभी आप इतना ही समझ लो कि जो इनपुट टैग होता है वो भी एक एम्प्टी टैग्स होता है। अब इमेज टैग को करके देख लेते हैं कि इमेज टैग भी एक हमारा एम्प्टी टैग्स होता है। अब सोर्स के अंदर हमें जो भी इमेज डालनी होती है उसका पाथ हमें देना होता है। तो अब हमें यहाँ पे किसी ना किसी इमेज का पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गूगल पर चलते हैं और एक इमेज सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेचर इमेज सर्च कर रही हूँ, आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब मुझे इसकी लिंक चाहिए, इसका लिंक एड्रेस चाहिए। तो इसके लिए मुझे पहले इसको न्यू टैब में इसकी जो लिंक है उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे हमने न्यू टैब में ओपन किया तो हमारी एक इमेज ओपन हो गई और इसकी लिंक को हमें कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद इसे हमें अपने प्रोग्राम में फोर्स के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने लिंक को पेस्ट किया और इसको सेव किया तो हमारे ब्राउज़र पे हमारी इमेज दिखेगी। ये कुछ इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारे एम्प्टी टैग्स काम करते हैं, जिनका कोई अपना अलग से क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये अपने आप में ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो इन्हीं को हम एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे एम्प्टी टैग्स हैं जिनको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइट स्पेसेस इन HTML। हम वाइट स्पेसेस के बारे में बात करते हैं कि वाइट स्पेसेस का क्या मतलब होता है, ये HTML में किस तरीके से काम करते हैं। तो जो वाइट स्पेसेस होते हैं, अगर हम इनको किसी भी टैग्स के अंदर वाइट स्पेसेस देंगे तो जो ब्राउज़र होता है वो इसको सिंगल वाइट स्पेस में कन्वर्ट कर देता है वाइट स्पेसेस को। मान लो मैंने मल्टीपल वाइट स्पेसेस दिए इसको अपने किसी भी टैग के अंदर, तो जब उसको हम रन करके आउटपुट ब्राउज़र में देखेंगे तो ब्राउज़र वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, वो उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो कि हम चाहते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में वाइट स्पेस देना, तो उसके लिए जो HTML है वो हमें एक प्रे नाम का टैग प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम वाइट स्पेसेस दे सकते हैं, उनको ब्राउज़र इग्नोर नहीं करता। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि वाइट स्पेसेस किस तरीके से काम करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास में ये पैराग्राफ है। अब इसमें हम कुछ वाइट स्पेसेस देखते हैं और फिर इसको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कि क्या ये स्पेसेस ब्राउज़र एक्सेप्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। तो जैसे मैंने इतने सारे वाइट स्पेसेस दे दिए, अब इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर देखती हूँ। जैसे मैं अपने ब्राउज़र पर ओपन की तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे वाइट स्पेसेस का कोई असर नहीं हो रहा, ब्राउज़र उसको इग्नोर कर रहा है, सबको वो सिंगल में कन्वर्ट कर दे रहा है मल्टीपल वाइट स्पेसेस को। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रे नाम का जो हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में टैग है उसका यूज करना है। जैसे मान लो हमने इसी पे प्रे नाम का टैग यूज़ कर दिया और इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हमने स्पेसेस छोड़ा है उतना ही ब्राउज़र में हमें शो होगा। सेव करके इसको अपने ब्राउज़र पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये हमारे ब्राउज़र में वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से वाइट स्पेसेस HTML में काम करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा जो पॉइंट बचा है एट्रीब्यूट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अपने वीडियो में और किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके की इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, फिर मैं उस पर काम करूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।